नमस्कार, मैं हूं शिवांगी झा और आप देख रहे हैं SVN न्यूज नेटवर्क। वैसे तो हर सफल व्यक्ति की समाज में एक अलग ही पहचान होती है, एक अलग ही महत्व होता है, मगर कई लोग अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रह जाते हैं। जैसे कि व्यवसाय करने वाले लोग अपने ही क्षेत्र में रह जाते हैं, परंतु इस समाज में एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। भले ही वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार और अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मुंडी जिला खंडवा से श्री संतोष जी राठौड़ के साथ हमारी खास मुलाकात हुई, जहां राठौड़ जी ने समाज के प्रति अपने प्रेम और भविष्य में किस प्रकार और किन योजनाओं से गरीबों और कृषियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है और किस तरह से खंडवा जिले में लोगों की आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही कई मुख्य बिंदुओं पर खास चर्चा की है। तो चलिए बढ़ते हैं संतोष जी राठौड़ के साथ खास मुलाकात की ओर। नमस्कार दोस्तों, SVN न्यूज नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक परमार्थी। आज हम आपकी मुलाकात एक खास शख्स से करवाना चाहते हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और समाज उत्थान के लिए दिया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी राठौड़। सर, आपका SVN परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। आज मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मां नर्मदा जिस क्षेत्र से जिसका सलील प्रवाह है और दादाजी की नगरी खंडवा में आज यहाँ पर सभी आपकी पूरी टीम पधारी है। उसके अलावा संत सिंगा महाराज, संत बुखारदास महाराज, संत गुलाबदास महाराज, इनकी आध्यात्मिक आभा मंडल का यह पूरा क्षेत्र है। और मुझे आप लोगों से अभी जानकारी मिली है कि आप लोगों ने भी श्री सिद्धि विनायक न्यूज़ नेटवर्क का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके पूरे SVN परिवार को अपनी तरफ से आत्मीय शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपसे मिलकर के इस बात को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित हूं कि आप लोगों के उत्साही परिवार के नेतृत्व में आपका SVN नेटवर्क बहुत 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 आगे तक जाएगा और काफ़ी तरक्की करेगा। मेरी आत्मीय शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हृदय से आपके साथ में आप काफ़ी आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप राजनीति में काफ़ी समय तक सक्रिय रहे हैं और क्षेत्र में अभी उपचुनाव को लेकर जो परिस्थितियां निर्मित हैं उससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदैव सक्रिय रहने वाला एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और इस दृष्टि से पिछले 38 वर्षों से अब तक मैं उस विद्यार्थी की तरह हूँ जिसने निरंतर सिर्फ परीक्षा के समय के अंदर के पहले पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी नहीं हूँ, अपितु इन 38 वर्षों के दौरान निरंतर सांगठनिक कार्य करते हुए क्षेत्र में लगा रहा हूँ। और जब भी चुनाव की स्थितियाँ निर्मित हों, चाहे उपचुनाव की स्थितियाँ निर्मित हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर मेरा एक ही उद्देश्य होता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे चुनाव चिन्ह कमल के फूल को विजयश्री दिलाने के लिए हमारी अपनी जो रणनीति पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के बनाते हैं, पार्टी के सारे नेता मिलकर के जो रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हमारे विधानसभा क्षेत्र, मानदाता विधानसभा क्षेत्र से विजयश्री दिलाना। जैसा कि मानदाता क्षेत्र में आप काफी समय से सक्रिय राजनीति में रहे हैं, आपने इस क्षेत्र में काफी विकास कार्य किए हैं, क्या ये विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे? विकास एक जिस संगठन को हम लोग बिलोंग करते हैं, उस संगठन का और हमारा एक व्यक्तिगत चरित्र और एक नेचर का, एक हमारे चरित्र का एक अंग होता है। भारतीय जनता पार्टी का सोच हमेशा इस राष्ट्र का जो बेसिक सोच है उसको लेकर के प्रगतिवाद को अपनाना, विज्ञान को अपनाना, आधुनिकता को एक मर्यादा के बीच में अपनाना, विकास को लेकर के भी हमारा जो सोच है वो यही है। और निरंतर विकास हम लोग करते रहें और क्षेत्र के लोग हमारे
द्वारा किए हुए विकास से लाभान्वित हों, क्योंकि हम लोगों का मूल काम ही होता है कि समाज में रह करके समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म से ऊपर उठ करके सभी के विकास की परिकल्पनाओं पर हम लोग अपना कार्य करें। और इस दृष्टि से हम लोग निरंतर आगे विकास की रथ के पहियों को गति देने का कार्य करना हम लोगों की जवाबदारी भी है और हम करते भी। सर, जैसा कि आपका खंडवा क्षेत्र है, ये हमेशा से कृषि प्रधान रहा है। यहाँ के कृषकों को लेकर, यहाँ की योजनाओं को लेकर, उनके जीवन स्तर में किस तरीके से सुधार किया जाए, किस तरीके से उनकी आय के स्रोत बढ़ाया जाए, या किस तरीके से सरकार की योजनाओं को उन्हें लाभ दिलाया जाए, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आप आगे का क्या इसके बारे में विचार रखते हैं? देखिए, हमारा खंडवा जिला मुख्य रूप से व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखें तो कृषकों का क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। और कृषकों के माध्यम से जो कृषि उत्पाद होते हैं, तो उद्योग धंधों की बात अगर करें तो उन कृषि उत्पादों पर आधारित ही यहाँ पर उद्योग धंधे भी हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे व्यवसाय भी लगभग यहाँ पर कृषि आधारित हैं। और हमारे देश की भी अगर हम बात करें तो मूल अर्थव्यवस्था का स्रोत हमारा कृषि व्यवसाय है, कृषि क्षेत्र है। और इन परिस्थितियों में उस मूल स्रोत की तरफ बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो सरकार पूरे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश के पूरे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास पर बहुत तत्परता से और बहुत मजबूती से ध्यान दे रही है। हम लोग भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपने खंडवा जिला, और मूलतः मैं मानधाता विधानसभा क्षेत्र के मुंगी नगर का निवासी हूँ, तो हम भी उन्हीं सिद्धांतों को अपना करके, उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप हमारा अपना मानधाता विधानसभा क्षेत्र भी पूर्णतः कृषि आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मानधाता विधानसभा क्षेत्र में केंद्र की सरकार के सहयोग से और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी कार्यरत है, इस सरकार ने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, पिछले कार्यकालों में हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को जो दिया है, सचमुच वह अतुलनीय और अवर्णनीय है। कृषि की दृष्टि से कहना चाहूँगा मैं, तो हमारे मानधाता विधानसभा क्षेत्र में मां नर्मदा की अनमोल जल राशि को उन्होंने खेत खेत तक पहुंचाने के लिए नर्मदा मैया पर जो पुल बना है नर्मदा नगर में, उसके बाद जो नहरें निकली हैं, उन नहरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की पूरी कृषि भूमि सिंचित हो चुकी है। और जो कृषि भूमियाँ थोड़े ऊपर के स्तर पर, ऊपर के तल पर थीं, उनके लिए पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना, उद्वार सिंचाई परियोजना, किल्लोद क्षेत्र में भी उद्वहन सिंचाई परियोजना, इस तरह की कई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से मैं आज इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारे सांसद श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, इनकी सफल नेतृत्व में हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र आज विकास की गाथाएं रच रहा है, कृषि विकास की दृष्टि से। और आज चारों तरफ महाप्रसन्नता का और आनंद का वातावरण है। लोगों की आमदनियां बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है वहाँ पर जी। और ये क्षेत्र चैन की बंसी बजा रहा है। मैं फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के अभी और आशान्वित हूँ कि ये विकास की जो सोपान अभी तक हम लोगों ने तय किए हैं, अभी विकास और इन चीज़ों का कहीं कोई अंत नहीं होता। आगे जितना हम लोग जीवन स्तर कृषकों का ऊपर उठा सके वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी अभी आपको जानकारी होगी कि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि कृषि मंडियों में जाना और वहाँ पर अपने उत्पाद बेचना अब किसानों की बाध्यता नहीं है।
कृषि मंडियां कार्यरत रहेंगी, लेकिन किसानों की आय को दोगुना करने की दृष्टि से जो बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से एक उपाय ये भी है कि कृषक सीधे रजिस्टर्ड व्यापारी के पास जाकर के अपना माल अगर बेचता है तो जितनी मंडी का जो टैक्स लगता है वो स्वाभाविक तौर पर मंडी टैक्स उतना बढ़ा करके व्यापारी उसका माल खरीदेगा। तो जो बहुत सारे उपाय हैं उनमें से एक उपाय ये भी है कि उतना दाम किसानों को अब अपनी फसल का, अपने उत्पाद का ज़्यादा मिलेगा। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत विचार भी रखता हूँ किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए। जिस तरह से सामान्य तौर पर किसी भी कंपनी के उत्पादों का अपना एक पैकेजिंग होता है, एक स्टैंडर्ड पैकिंग होता है कि 30 किलो, 20 किलो, 50 किलो यूरिया की बोरी 50 किलो की होती है, DAP की बोरी 50 किलो की होती है। हर कंपनी अपने उत्पाद को एक स्टैंडर्ड पैकिंग के अंदर जिस तरह से बेचता है, आने वाले समय के अंदर वह समय भी इस देश के अंदर आना चाहिए जब किसान अपने उत्पाद को एक स्टैंडर्ड पैकिंग में और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में ला करके बेचने के लिए लाए और उसके उस उत्पाद की क्वालिटी और उसके उत्पाद की पैकेजिंग जब इस तरह की हो तो उसका एक भी दाना जो उसके गाढ़े पसीने से जो किसान अपने खेत में तैयार करता है, तो उसका एक भी फसल का दाना कहीं पर बर्बाद नहीं होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड पैकिंग में व्यापारी के यहाँ पर पहुँचना चाहिए और उसके एक एक दाने का उसको पूरा मूल्य मिले, उसके पसीने का उसको पूरी कीमत प्राप्त हो। उसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र में किसानों की दृष्टि से बताना चाहता हूँ आपको जी विशेष रूप से कि आज भी बड़े से बड़े किसानों के घर अगर हम लोग चले जाएं हमारे क्षेत्र में, तो उसकी फसल उसके घर आंगन में कहीं ना कहीं रखी रहती है। भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड और DMI के माध्यम से किसानों के लिए उनके गोदाम बनाने की योजना पर अनुदान देने की योजना है, लेकिन इस योजना का लाभ मूलतः किसान अभी तक कहीं उठा ही नहीं पाता है, नहीं उठा पाता। और उसके तहत जो टारगेट होते हैं तो नाबार्ड और DMI के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ जो कंपनियां होती हैं जो अपना कृषि व्यवसाय करती है वो तो लाभ ले लेती हैं, लेकिन जिन किसानों के लिए ये योजनाएं प्रारंभ की गई उन तक ये लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसी स्थिति में मेरी अपनी ये कल्पना है कि कृषक के खेत पर, उसके खलियान पर ही उसका अपना जरूरत के हिसाब से उसका अपना गोदाम निर्मित हो, जिस पर भारत सरकार की जो अनुदान की नीति है उस नीति के तहत उसको अनुदान भी प्राप्त हो, बैंक से उसको ऋण भी प्राप्त हो जो कम दर पर होता है, और उस पर नाबार्ड और अन्य जो शासकीय संस्थाएं हैं जो कृषि ऋण भी दिया जाता है उस पर और गोदाम को बनाने पर, तो उसके ब्याज पर भी अनुदान प्राप्त होता है। ये पूरी योजना का लाभ सीधे सीधे किसानों तक पहुंचे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी अपनी कल्पना है कि आने वाले समय के अंदर मैं इस बात को साकार अपने क्षेत्र में भी और जहाँ जहाँ भी मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा मैं उन क्षेत्रों में जाकर के किसानों के लिए इस काम को बहुत प्रमुखता से करना चाहूँगा। उसकी जो गाढ़ी मेहनत की जो फसल आएगी वो उसके घर आंगन में पड़ी रहे, इधर उधर बिखरे जाने, उसके बजाय गोदाम के अंदर व्यवस्थित रहे, उसके पशुओं को बांधने की समुचित व्यवस्था हो, और जिस तरह से व्यापारी के पास उसका गोदाम होता है उसी तरह से किसान के पास भी उसकी कृषि उत्पाद को रखने के लिए उसका अपना एक गोदाम होना चाहिए। इस तरह तो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को आप साकार करने को आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक पर्सनल सवाल है जी कि आप जिस तरीके से धार्मिक आयोजनों को लगातार करते हैं, काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, काफी बड़े पैमाने पर उनका आयोजन किया जाता है, जी जी। तो कहीं आपकी छवि कट्टर हिंदू नेता के तौर पर तो नहीं है, या ये सिर्फ आपका एक स्वाभाविक है, आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं या उसको अच्छे से करवाने की कोशिश करते हैं, या सभी धर्मों के लिए समान है? देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया आलोक जी आपने। धर्म को मानना जी, धार्मिकता और धार्मिक कट्टरता, जी, मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करके देखता हूँ, इन दोनों को अलग अलग करके देखता हूँ। धर्म हमारा
एक नैसर्गिक गुण होता है और नैसर्गिकता के साथ हमारे अंदर होता है। जी। तो धर्म की अनुपालना उसके नैसर्गिक स्वरूप में वो एक बहुत ही प्राकृतिक और नैसर्गिक चीज है जो होना ही चाहिए। और धर्म के अंदर धर्म की परिभाषा अगर देखें तो मैं धर्म की परिभाषा इस रूप में नहीं देखता कि कोई व्यक्ति जाकर के घंटों कुमकु चावल भगवान को खूब ज़्यादा चढ़ा रहा है, या खूब जाकर सर रगड़ रगड़ कर हम नमाज पढ़ रहे हैं, या खूब दुनिया भर के हम सब सारे के सारे धर्म अनुपालना के लिए दिखावे कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि धर्म वह नैसर्गिक गुण है जो हम अपने व्यक्तिगत धर्म के साथ में उसका पूरा सम्मान करें और उसके अलावा अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं का सहज रूप से सम्मान करें। इसी बात को ध्यान में रख करके एक हिंदू होने के नाते जी, एक सनातन धर्मी होने के नाते मेरा यह मानना है कि सनातन धर्म की अनुपालना करने के अंदर मुझे जो आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है, उसी के चलते उस अनुभूति को, उस आनंद को मैं अपने क्षेत्र के सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, उस आनंद की अनुभूति को सबके साथ बांट सकूं। इसी बात को ध्यान रख करके मैंने अपने क्षेत्र में परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतुंबरा जी, करकेश्वरी माँ, और अभी हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ा आयोजन करवाया था। दीदी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में उनका निवास है, बहुत बड़ी कथावाचक है। तो उनके कार्यक्रम ना सिर्फ आयोजित किए बल्कि श्रावण के महीने में लगातार पिछले कई वर्षों से कांवड़ यात्राएं निकालकर बड़े स्तर पर लोगों को कांवड़ यात्राओं में सम्मिलित किया और बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम किए। अभी आपने कहा था कि कहीं हिंदू धार्मिकता या हिंदू कट्टरता तो नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जहाँ एक और हिंदू कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम बड़े स्तर पर करवाया। इन 5 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 600 से 700 कन्याओं का विवाह करवाया था। वही हम लोगों ने मुसलमान समाज की बहनों के निकाह कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। मैं कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक श्रावण के महीने में भोलेनाथ की साधना और आराधना का जहाँ एक और यह एक वो पावन समय और पावन दिन होता है श्रावण का सोमवार, जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक वातावरण के अंदर भोलेनाथ की भक्ति करते हुए एक शिव स्थल से दूसरे बड़े शिव स्थल तक पहुंच करके उसकी जल यहाँ से लेकर वहाँ जब जल चढ़ाते हैं, उसके अतिरिक्त मैं उसकी सामाजिकता के परिवेश में उसका एक मैं बड़ा ही अलग उपयोगी देखता हूँ। इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने वाले एक क्षेत्र के लोग, चूंकि हमारा पूरा ग्रामीण और शहरी परिवेश होता है, तो मूंदी से कांवड़ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो पूरे क्षेत्र के सारे कांवड़ यात्री यहाँ पर मूंदी के लोटेश्वर मंदिर पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर एक बड़ा ही आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होता है। और इस यात्रा के दौरान हम लोग स्थान स्थान पर वृक्षारोपण करते हैं, स्थान स्थान पर मोदी जी के स्वच्छता का संदेश देते हैं। और एक स्थान का कांवड़ यात्री जब अलग अलग स्थान के अलग अलग परिवेश के लोगों से जब मिलता है तो एक सामाजिक समरसता पूरे क्षेत्र के अंदर जो निर्मित होती है, उसको मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। उसको तो सिर्फ जब कभी आप, अभी तो खैर कोविड-19 का दौर है, कोरोना का दौर है, तो इस वर्ष ये कांवड़ यात्रा हम लोग निकल नहीं पाए, पर जब कभी ऐसा अवसर आए तो उस कांवड़ यात्रा में आप सम्मिलित होकर के देखिएगा लोगों के आनंद की अनुभूति को, लोगों के आनंद के उद्गार व्यक्त करने के तरीके को, इस क्षेत्र के व्यक्ति और उस क्षेत्र अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक समरसता जो निर्मित होती है, उस सामाजिक समरसता का ताना बाना देख करके आप भी अचंभित, चकित और प्रसन्न हो जाएंगे। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर एक ऐसा तबका है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, असंगठित मजदूर वर्ग है, जिनको सरकारी योजना का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ना उन तक वो योजनाएं पहुँच पाती हैं। तो आप इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए क्या योजनाएं लागू करना चाहते हैं, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उन लोगों को दिलाना चाहते हैं? समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वो होता है जो मजदूर कहलाता है।
और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर तो संगठित क्षेत्र के मजदूर भी कार्य करते हैं, जो अपने हितों को लेकर के संगठित होने के कारण अपने हितों की चिंता अपने संगठनों के माध्यम से, अपने यूनियनों के माध्यम से कर रहे हैं। वो भी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया पिछले समय में कि हमारा ये पूरा क्षेत्र कृषि व्यवस्था आधारित क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि मजदूरों का ही बाहुल्य है। उसी के साथ साथ जो एग्रो इंडस्ट्री वगैरह जो है उनमें कार्य करने वाले हमाल और इस तरह के मजदूर भी हैं। ये मजदूर पूर्णतः असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहे जाते हैं। इनका अपना कोई यूनियन नहीं होता। इनके अपने हितों को, इनके अपने मजदूरी की दरें फिक्स करने का कहीं कोई एक तरीका नहीं होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात को बोलने में, और मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जितनी बड़ी योजना लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में और की है, अभी भी चल रही है, वह विश्व में अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और उस योजना पर कई लोगों को अध्ययन कर, दूसरे राज्यों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी एक गरीब मजदूर के घर में किसी उसके पितृजन की जब मृत्यु होती है, उसके रिश्तेदार की जब मृत्यु होती है, तो उसकी आंखों से आंसू बाद में निकलते हैं। सबसे पहली उसकी चिंता इस बात की होती है कि मुझे अंत्येष्टि करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, मुझे लकड़ी की व्यवस्था करना है, मुझे अंत्येष्टि के सारे साधन संसाधनों की व्यवस्था दिलाना है, तो कहाँ से करूँगा। इन परिस्थितियों में देखिए आप, मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की जो दृष्टि गई वो उस स्तर तक भी गई कि गरीब की मूल बहुत सारी समस्याओं में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। अंत्येष्टि सहायता के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता की व्यवस्था करती है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि जिस परिवार में इस तरह की कोई भी मृत्यु होती है, परिवार के मुखिया की, जो 60 वर्ष से कम की उम्र का हो, तो उस परिवार पर भी एक बहुत बड़ी आपदा होती कि आगे उस परिवार के बच्चों के लिए, उस परिवार के सदस्यों के लिए उदर पोषण और भरण पोषण की व्यवस्था कौन करेगा। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उनके सामने खड़ा होता है। आप देखिएगा सरकार और शिवराज सिंह जी की दूरदृष्टि को, उस समय तात्कालिक रूप से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जब उस परिवार को प्राप्त हो जाती है, तो उस 2 लाख रुपए के माध्यम से वो परिवार अपने लिए अर्थ संसाधन जुटाने की दृष्टि से, छोटा मोटा व्यवसाय करने की दृष्टि से उसके पास एक सहारा हो जाता है। वहीं अगर मान लो कोई दुर्घटना से ईश्वर न करे उसके परिवार से कोई अगर मान लो क्षति होती है किसी परिवार के सदस्य की, उसको 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो इस तरह से मैं उन पूरी योजनाओं पर आपके इस चैनल के माध्यम से पूरा एक साथ प्रकाश डाला। उसकी वजह संक्षेप में मैंने आपको ये बता दिया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बिजली, सामूहिक विवाह योजना, इन सारी योजनाओं के माध्यम से तो सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दृष्टि से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जरूर चाहूँगा कि केंद्र की और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो हितग्राहियों तक वास्तविक स्वरूप में समयबद्ध तरीके से और बगैर किसी परेशानी के, ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर योजनाओं के पहुंचने में एक बहुत बड़ी जो बाधा होती है वो नौकरशाही का अपना कुछ सिस्टम होता है। उस सिस्टम में अगर जरा भी कोई कमी हो तो उस कमी को थोड़े से प्रयत्नों के बाद से दूर किया जा सकता है, लेकिन नौकरशाही का अपना एक तरीका होता है काम करने का। वो उस छोटी सी कमी के चलते भी उन प्रकरणों को रिजेक्ट कर देते हैं। जनप्रतिनिधियों के नाते मेरा अपना ये काम है कि इस तरह के सारे वे प्रकरण जो डिज़र्व करते हैं, जो पात्रता रखते हैं कि उनको उस योजना का लाभ दिया जाए, तो उस योजना का लाभ उन छोटी मोटी कमियों को दूर करने में
मैं और मेरे साथ जुड़े हुए सारे के सारे कार्यकर्ता, स्थान पर हमारे कार्यालय भी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सारे मिलकर के हम उन कमियों को दूर भी करते हैं और हमारे उन मजदूर भाइयों को शासन की मिलने वाली योजनाओं में अपनी तरफ से उनको सहयोग करके उन सारी योजनाओं को उनके तक पहुंचाते हैं। मैं यहाँ पर विशेष रूप से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक योजना का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप देखिए कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी जिस बात पर किसी भी राजनीतिक दल पर किसी प्रधानमंत्री का जब ध्यान नहीं गया, तब तो उन्होंने कितनी एक बेसिक नीड मजदूरों की, आवासहीनों की, उस बात पर ध्यान दिया कि हर व्यक्ति का सपना रोटी, कपड़ा और मकान होता है। लेकिन आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी इस देश में आवासहीन परिवारों की संख्या कम नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस देश में, और विशेष रूप से मैं हमारे अपने क्षेत्र की बात अगर करूँ, मेरे अपने नगर मुंडी में, हमारे अपने क्षेत्र के नगर ओंकारेश्वर में और हमारे ग्रामीण परिवेश में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बने हैं और उन गरीब आवासहीनों के लिए उनकी छत का सपना जो साकार हुआ है। जो पीढ़ियाँ गुजर गई उनका अपनी छत नहीं थी, पीढ़ियाँ गुजर गई उनके पास में उनकी अपनी ज़मीन कहने के लिए एक छोटा सा 300, 400, 500 वर्ग फीट का एक उनका अपना मकान भी नहीं था। ठंड में ठंडी हवाएं आकर उनके परिवार को परेशान करती थी, बरसात में ऊपर से टपकने वाली छत उनके परिवारों को व्यथित करती थी और गर्मी के अंदर बहता हुआ पसीना उनके परिवार को परेशान करता था। लेकिन जब मैं आज अपने क्षेत्र में, अपने नगर में और अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित उन मकानों में जब जाता हूँ और उन्हीं गरीब परिवारों को वहाँ पर जब सुख और प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए देखता हूँ, तो मेरा हृदय ना सिर्फ उनके लिए भर आता है, बल्कि मेरा हृदय हर पल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी इस योजना के लिए हमेशा उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा व्यक्त करता हूं। महिलाओं के विकास के लिए एक क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, समाज की आधी आबादी हमारी माता और बहनों की होती है और ये देश ही नारी शक्ति को पूजने वाला रहा है। इस देश में नारी का न सिर्फ सम्मान रहा है, बल्कि नारी की पूजा भी हम सभी अपने इस देश में करने के लिए होते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा को भी पूजा जाता है, यहाँ माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा यह निश्चित रूप से मत है कि जहाँ एक और समाज की आधी आबादी पुरुष अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए इस देश में के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वहीं यह देखा गया है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद से अब तक गति थोड़ी हमारी माता और बहनों के विकास की, उनकी शिक्षा की गति थोड़ी सी कम हो सकती थी। लेकिन जहाँ भी हमारी माता और बहनों को और नारी शक्ति को इस देश भारत देश में रहने वाली हमारी बहनों को अवसर मिले, उन्होंने आगे बढ़कर के यह सिद्ध किया है कि उनके अंदर कार्य करने की और अपनी उत्पादकता के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने की अपार संभावना उनके अंदर छुपी हुई है। इस बात को ध्यान में रख करके पिछले वर्षों के दौरान ये देखा गया है कि न सिर्फ पूरे देश में, बल्कि हमारे अपने ज़िले में, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हमारी माता और बहनों ने आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ किया है। लेकिन फिर भी मेरा अपना वो क्षेत्र चूँकि एक ग्रामीण परिवेश है, अभी भी हमारे उस क्षेत्र में हमारी माता और बहनों के आर्थिक उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य करने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। और इस दृष्टि से आने वाले समय में हमारी विशेष रूप से वो गरीब माता बहनें जिनके अपने परिवार में अभी भी आर्थिक कष्ट थोड़े से बने हुए हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा
कि हम एक इस तरह के संगठन की रचना बहुत जल्दी करने जा रहे हैं कि वह संगठन उद्योग विभाग, बैंक, नाबार्ड, शासकीय संगठनों जो शासकीय उपक्रम है उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेशन करके हमारा संगठन कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं निर्मित करे कि लगभग हर गांव और हर क्षेत्र में हमारी कामकाजी जो महिला माता और बहनें हैं उनके लिए शेड का निर्माण हो। वहाँ पर बड़ी, अचार, मसाले, पापड़ वो निर्मित करें। लेकिन वो निर्मित तो कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। तो हमारा संगठन इन सभी संगठनों से, इनके प्रत्येक गांव में संगठन होंगे, हमारी माता और बहनों के महिला संगठन होंगे, और उन महिला संगठनों के उत्पादों को हम लोग खरीद करके उनकी मार्केटिंग उस संगठन के माध्यम से करेंगे, जहां एक तरफ उस संगठन में काम करते हुए उन्हीं माता और बहनों को काम मिलेगा, उनको मजदूरी प्राप्त होगी, और उन्हीं संगठनों की कर्ता धर्ता भी चूँकि वही माताएं बहनें होंगी, तो उस संगठन में जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का अंश भी हमारी उन माता बहनों को प्राप्त होगा। मैं उस क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए इस तरह का एक उपक्रम पर काम करने का मेरा और मेरे साथियों का एक योजना भी है। वहीं जो माता बहनें जो तो अपेक्षाकृत थोड़ी सी पढ़ करके आगे निकली हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे अपने नगर के, मेरे अपने क्षेत्र की कुछ बच्चियों ने MPPS से सिलेक्ट होकर के जो अच्छी शासकीय योजनाओं में, शासकीय सेवाओं में गई, तो मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अपनी उन बहनों की कुछ स्पीचेस हमारे क्षेत्र में वहाँ पर करवाई, ताकि उनके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे ही क्षेत्र की दूसरी जो बहनें हैं वो भी आगे इस तरह की MPPSC और इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे की तरफ बढ़ें, और वो कदम से कदम मिलाएं हमारे अपने भाइयों के साथ, अपने समाज के पुरुषों के साथ में, और कदम से कदम मिला करके अपने और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में ही ना सिर्फ भागीदार बने, बल्कि उनके परिवार की इससे जो सामाजिक प्रतिष्ठाएं बढ़ती हैं उसको भी बढ़ाने में अपनी तरफ से मदद करें। और मेरे अपने क्षेत्र की माता और बहनों को किसी प्रकार का कोई भी सहयोग मेरे स्तर पर अगर आवश्यक होता है तो निसंकोच मुझ तक पहुँचते हैं और उनके घर की मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ, शासकीय योजनाओं के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से। सर, आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आपकी क्या योजनाएं हैं? खंडवा जिला शिक्षा के क्षेत्र में और काफ़ी आगे है, लेकिन अपेक्षाकृत हमारा विधानसभा क्षेत्र, मानदाता विधानसभा क्षेत्र अभी शिक्षा के स्तर को लेकर के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बूंदी और ओंकारेश्वर को अगर छोड़ दें तो हेड ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें आज़ादी के बाद में बड़ी ही विपरीत और बड़ी दुरूह स्थिति थी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र में लगभग काफ़ी कम दूरियों पर वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था की है, प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों की जिस तरह से जाल हमारे क्षेत्र में बिछा है वह सचमुच वह अतुलनीय है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि अभी वहाँ पर बिल्डिंगों का निर्माण तो हो गया है, वहाँ पर शिक्षा भी दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के स्तर का जहाँ तक सवाल है अभी इसको गुणोत्तर रूप से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। अभी ग्रामीण परिवेश के बच्चों को उच्च स्तर की जो शिक्षा प्राप्त हो और वहाँ पर शिक्षक हाईली एजुकेटेड हो, जिनका सोच काफ़ी परिष्कृत हो और जिनका समर्पण उस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के स्तर ऊपर तक ले जाने का हो। इस चीज़ की आवश्यकता मैं आज भी महसूस करता हूँ क्षेत्र में। रही बात उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिर इस बात को मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने पिछले कार्यकाल में खंडवा जिलों को जितनी
एक बड़ी सौगात दी है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज हमारे इस खंडवा नगर में एक मेडिकल कॉलेज संचालित होना प्रारंभ हो चुका है। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात अपना आप एक बहुत बड़ी सौगात होती है। इस नगर में जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज भी हो गया है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको आपके पिछले प्रश्नों के उत्तर में भी ये वाली बात कही थी कि ये क्षेत्र पूरा कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है और इस पूरे क्षेत्र में पानी की अब मां नर्मदा की कृपा से कोई कमी नहीं है। आज भी कृषि महाविद्यालय की भूमि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र में उसकी कमी महसूस करता हूँ। हमारा क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत ही सुसंपन्न है कि वहाँ पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा सकती है। देखिए, मां नर्मदा के तट पर एक मैं कल्पना करता हूँ कि मां नर्मदा के तट पर लगभग 200 एकड़ में एक कृषि महाविद्यालय हमारे विधानसभा क्षेत्र में, खंडवा जिले की हमारी मानदाता विधानसभा क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय प्रारंभ हो और उस कृषि महाविद्यालय से हमारे देश प्रदेश के बच्चे कृषि व्यवस्थाओं में वैज्ञानिक तौर तरीके से ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करें। वो हमारे क्षेत्र में अभी मैं महसूस करता हूँ कि एक कृषि महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है और मैं माननीय शिवराज सिंह जी, जब भी मुझे अवसर प्राप्त होगा, मैं माननीय शिवराज सिंह जी से ये अपेक्षा करूँगा कि वो हमारे क्षेत्र में मां नर्मदा के किनारे एक बड़ा ही शानदार कृषि महाविद्यालय की स्थापना करें। क्षेत्र के युवाओं के लिए आपकी क्या योजना है? समाज का जो युवा वर्ग होता है वह किसी भी समाज की संभावनाओं का एक बहुत बड़ा दर्पण होता है और किसी भी समाज की संभावनाओं के असीम द्वार खुलने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। लेकिन समाज के जनप्रतिनिधि को इस बात की समझ बहुत मजबूती से होना चाहिए कि जब एक बच्चा अपनी टीन एज में पहुंचता है, और टीन एज से मेरा तात्पर्य है 13 to 19, वह एक किशोर अवस्था जो होती है, वो किशोर अवस्था किसी भी एक किशोर के मन में एक बहुत ही उत्पादकता वाली उम्र होती है, बहुत ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। तो उन जिज्ञासाओं की पूर्ति करना समाज के जनप्रतिनिधियों की, उसके माता पिता की और उसके गुरुजनों का से बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए 38 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के दौरान मैंने इस बात को अच्छे से समझा है और मूंदी में नगर पालिका अध्यक्ष रहकर, नगर परिषद का अध्यक्ष रहते हुए मैंने उस बात को समझकर उसकी पूर्ति करने की चेष्टा भी की है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 13 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र उसकी बहुत ही फर्टाइल होती है, बड़ी जिज्ञासु होती है। उस उम्र में उसको उसके रुचि के क्षेत्रों में साधन संसाधन उसके गुरु और माता पिता और समाज के जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों ने उपलब्ध करा दी तो ठीक, अन्यथा उसकी जिज्ञासा उसको उन जगहों पर लेकर के जा सकती है जो अच्छे क्षेत्र नहीं कहे जा सकते। वो बुरे क्षेत्र दुर्व्यसन हो सकते हैं, गांजा भांग शराब ये। हम देखते हैं कि समाज में जब कभी युवा अपने मार्ग से अगर हटता है तो सिर्फ उसको दोष देने के बजाय समाज के अग्रणी और आगे कार्य करने वाले और समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों की जवाबदारी उसके पथ विमुख होने के लिए, वो अकेला जवाबदार नहीं होता बल्कि हम लोग भी जवाबदार होते हैं, जवाबदार होता है। अगर हम सही समय पर उसको उसकी जिज्ञासाओं के अनुरूप उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए वो साधन संसाधन और वो दिशा अगर दे देंगे तो उसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि नगर परिषद मूंदी में हम लोगों ने इस बात का प्रयोग किया। मैंने देखा था कि मेरे नगर में मैं लगभग 1983 से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ। कॉलेज का जीवन समाप्त होने के बाद में निरंतर संघ और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के बाद जब निकल करके मैं सार्वजनिक जीवन में जब मैंने प्रवेश किया तो मैंने बड़ी मजबूती से इस चीज़ को देखा कि विकास 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 से तात्पर्य लोग लगाते हैं कि सीमेंट के रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बस ये सिर्फ विकास हो गया। लेकिन मैं विकास को दो
भागों में विभक्त करता हूँ। एक विकास जो भौतिक विकास दिखाई देता है और एक विकास जो मानव विकास, इसको अपन कहें कि लोगों के लिए मानव निर्माण का एक क्षेत्र होता है, मानवता का विकास, मानव का विकास। और उस क्षेत्र के अंतर्गत ये बात भी आती है कि हम अपने समाज में इस तरह की किन व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं जिसके तहत हमारे युवाओं का निर्माण हो सके। जिम, खेल गतिविधियाँ, ये प्रत्येक गांव में युवाओं की अभिरुचि के अनुसार खेल गतिविधियाँ होना चाहिए, क्योंकि खेलकूद के अंदर युवाओं का, बच्चों का, उनका सबका बहुत इंटरेस्ट होता है और उनकी रुचि के अनुसार उनको खेल गतिविधियाँ प्राप्त हो, उनको अच्छा साहित्य उपलब्ध हो, उनको हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे उन प्रेरणा स्रोत, हमारे जो मान बिंदु हैं उनका अगर ज्ञान अगर हो, हमारे इतिहास में शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण, इन सारे महापुरुषों के उल्लेख और उनके जीवन चरित्र का अगर उनको ज्ञान कराया जाए तो एक संस्कार वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसके माध्यम से उस कच्चे घड़े का निर्माण पक्के घड़े के रूप में होता है। और एक उस कच्ची उम्र में, उस किशोर उम्र में जब परिष्कृत होकर के संस्कारों से और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के जब वह बच्चा जब समाज के निर्माण में युवा बन करके बाहर निकलता है तो उसके अंदर बड़ी असीम संभावनाएं छुपी होती हैं। और उन असीम संभावनाओं को लेकर के जब वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद उसको शिक्षा के स्तर पर वो कुछ बड़े अच्छे कार्य करता है, आगे बढ़ करके उद्योग धंधों के रूप में अच्छे कार्य करता है, शासकीय सेवाओं में जा कर के वो एक अच्छा शासकीय सेवक बनकर अच्छे कार्य करता है, IPS IAS बन करके देश की सेवा करने का संकल्प और प्रण लेता है। और इन सारी चीज़ों को पूरा करने का दायित्व एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझ सहित समाज में जो समाज का नेतृत्व करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, उन सभी का दायित्व है कि हम उनको खेल गतिविधियाँ, जिम की गतिविधियाँ और इस तरह के सारे साधन संसाधन उपलब्ध कराएं जब उस किशोर अवस्था में, उस यौवन की अवस्था में उनकी उत्पादकता की उम्र में उनको सही दिशा और दशा दे सकें। और मेरा यही प्रयत्न होगा कि मेरे अपने क्षेत्र में अभी तक यह प्रयत्न किया भी है और आगे भी अपने इन प्रयत्नों को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा करके ग्राम ग्राम और नगर के हर क्षेत्र में उनको सही दिशा देने का प्रयत्न मेरे और हम सभी के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए आपका। और हम यही कामना करते हैं कि आपके द्वारा क्षेत्र का जो विकास होता आया है वो अनवरत जारी रहे और लोगों की आप इसी प्रकार सेवा करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का भी स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही। खास मुलाकात का यह प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा एक खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए SVN न्यूज़ नेटवर्क।